हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेस लीला। तो भाई आज हम बात करने वाले सीरम के अंदर ये एफएक्स सेक्शन होता है, ये कैसे काम करता है और बहुत छोटी सी राउटिंग की आवाज़ यहाँ तक पहुँचती कैसे और यहाँ पे कैसे फ्लो करती है। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी तक हमने पढ़ा ये ऑसिलेटर विंडो है जहाँ पे हम सारे ऑसिलेटर देखते हैं, सब है हमारा, नॉइस है, ऑसिलेटर ए है, ऑसिलेटर बी है। और ये सारे के सारे ऑसिलेटर की जो साउंड जनरेट हो रही है वो हमारे फ़िल्टर में जाती है। अगर हम यहाँ से एनेबल करें पर्टिकुलर ऑसिलेटर को यहाँ से, और अगर हम यहाँ से एनेबल कर देते हैं तो फ़िल्टर से हमारी साउंड हमारे एफएक्स सेक्शन में चली जाती है इस तरह। बट अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑसिलेटर को एनेबल नहीं करते, लेट्स सपोज यहाँ पे ए एनेबल्ड है, तो साउंड पहले ए की फ़िल्टर में जाएगी और फिर वो यहाँ से एफएक्स में चली जाएगी। बट लेट्स सपोज ये ऑसिलेटर बी ऑन नहीं है, यहाँ पे ऑफ हो रखा है, हमने ऑफ करा हुआ है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से इसकी साउंड एफएक्स में चली जाएगी क्योंकि वो फ़िल्टर में नहीं है, तो डायरेक्ट एफएक्स में चली जाएगी। तो अब एफएक्स सेक्शन ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो अगर यहाँ पे मैं पेंसिल टूल पे लाऊं, क्लिक करूँ और आपको समझाऊं, तो जब हमारे एफएक्स सेक्शन में साउंड आती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। इसका मतलब है सबसे पहले जैसे अगर हमने डिस्टॉर्शन प्लगइन लगाया है तो सबसे पहले हमारी साउंड में डिस्टॉर्शन होगी, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ रिवर्ब को मैं क्लिक करके ऊपर ले आया इन सबसे एफेक्ट से, तो पहले साउंड डिस्टॉर्ट होगी फिर उस पर रिवर्ब लगेगी। बट अगर आप चाहते हो पहले रिवर्ब लगे और फिर डिस्टॉर्ट हो तो आप इसको फ्लिप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हमारी साउंड ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, और जैसे जैसे ऊपर से जो जो इफेक्ट लगेगा, जैसे यहाँ पे हाइपर डायमेंशन लगा तो पहले साउंड हाइपर डायमेंशन से इफेक्ट होगी, उसके बाद उस पर रिवर्ब लगेगी, उसके बाद उस पर डिस्टॉर्शन होगी, और ऐसे ये फॉलो करता रहेगा जिस जिस हिसाब से हमारी इफेक्ट लगे हुए हैं। और हम सारे के सारे इफ़ेक्ट्स को अपने हिसाब से चेन बना सकते हैं कि सीरीज़ में वो फ्लो करें। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ पहले हाइपर डायमेंशन लगे, फिर डिस्टॉर्शन हो, फिर फ्लैंजिंग हो, फिर कोरस हो, और फिर फ़िल्टर हो, फिर कंप्रेसर हो, और फिर रिवर्ब हो। तो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ जो मेरे को पहले चाहिए, जो मेरे को बाद में चाहिए। बट ये हमेशा याद ध्यान रखना कि ऊपर से साउंड नीचे की तरफ फ्लो करती है, ऐसे पैरेलली साउंड नहीं जाती, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो सबसे पहले समझते हैं हाइपर डायमेंशन क्या है। तो हाइपर और डायमेंशन दो चीज़ों से मिलकर बनाई है इफेक्ट, और इसके अंदर हाइपर क्या है, जो हमने यहाँ पे यूनिसेंस देखे थे ना कि मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है और फिर हम उसको डीट्यून करते हैं। अगर आपने ऑसिलेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। बिल्कुल वही फंड है, यहाँ पे आप उसकी कॉपीज़ बनाते हो और यहाँ से आप डीट्यून करते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं साउंड ऑफ करता हूँ, फिर हाइपर ऑन करता हूँ, सिंगल साउंड, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, चार कॉपी, और यहाँ से आप उसको डीट्यून कर सकते हो। तो डीट्यून से बेसिकली क्या हो रहा है, जो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन रही है ना, उसकी पिच या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी वो और ज़्यादा स्प्रेड आउट करता है। मतलब अगर हम A4 नोट हिट करते हैं और A4 मीन्स 440 हर्ट्ज़, बट जब मैं डीट्यून से उसकी और ज़्यादा कॉपीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसकी बाकी सारी जो फ्रिक्वेंसीज़ है वो थोड़ा बहुत 440 की थोड़ा सा ऊपर या थोड़ी सा नीचे शिफ्ट होने लग जाएगी, और ये थोड़ा वाइड सा इफेक्ट आने लग जाता है। अब बेसिकली रेट क्या है कि वो जो डीट्यूनिंग हो रही है उसमें एक मूवमेंट सी है। देखो अगर मैं रेट को बंद कर देता हूँ, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम स्टैग्नेंट डीट्यून रहेगी। बट अगर जैसे मैं रेट को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो एक वो मूवमेंट लाता है, और जैसे ही मैं रेट को फुल कर दूंगा काफ़ी मशी सी मूवमेंटी सी साउंड हो जाएगी। तो बेसिकली आप स्पीड ऑल्टर कर सकते हो डी ट्यूनिंग की, और कितना ज़्यादा डी ट्यून करना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यूनिसन से कितनी कॉपीज़, और मिक्स नौ आपको बेसिकली क्या ऑप्शन देती है कि आपको कितना नॉर्मल सिग्नल चाहिए और कितना इफेक्टेड सिग्नल चाहिए। बेसिकली आप कितना ज़्यादा ये हाइपर को अप्लाई करना चाहते हो अपने साउंड पे। और रीट्रिगर क्या है, बहुत छोटी सी टर्म है, इनकी जो कॉपी बन रही है तो उन सब की स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, फेज़ की डिग्री वो सेम हो। और अगर ये एक दो टर्म अभी समझ नहीं आई जो मैंने बोली, तो ऑसिलेटर 1 वाली वीडियो देखना, उसके अंदर ये फेज़ और रैंडम नॉब जो करती है, अगर हम रैंडम को कम कर देते हैं वो एकदम जैसे वैसा ही जैसे रीट्रिगर काम करता है। तो आप ज़रूर एक बार ऑसिलेटर 1 वाली वीडियो ज़रूर देखना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हाइपर डायमेंशन के अंदर हाइपर क्या कर रहा होता है, आपकी साउंड को लेता है, राइट और लेफ्ट वाली दोनों साउंड में फेज़ डिफरेंस लाता है, जिसकी वजह से साउंड हमारी स्टीरियो हो जाती है। एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। हाइपर को कर देते हैं बंद, डायमेंशन को कर देते हैं फुल।
तो आपने सुना होगा राइट और लेफ्ट इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंजेस आ गए, तभी हमारा कोलिरेशन मीटर भी जो हमारी नॉर्मल, इसको मैं बंद कर दूं, जो मोनो साउंड थी अब वो थोड़ी स्टीरियो में कन्वर्ट हो गई है। तो मैंने इसको देखा था ये वर्क कैसे करता है। इसकी बेसिकली वर्किंग है, जो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हमारे चैनल होते हैं, तो किसी एक सिग्नल में थोड़ा सा डिले डाल देता है। तो जैसे एक सिग्नल में थोड़ा सा डिले डलता है, मे बी राइट में या लेफ्ट में, तो हमें वो कैसा परसीव होता है कि मोनो नहीं है, स्टीरियो सिग्नल है, और उससे काफ़ी वाइड सी फील आती है। बेसिकली अगर हमारे लेफ्ट और राइट सिग्नल में से राइट या लेफ्ट कोई भी एक सिग्नल में कोई छोटी सी भी चीज़ से अलग होंगे ना, तो हमें सेंटर में नहीं, हमें काफ़ी वाइड परसीव होने लग जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है, उसकी ऑफसेट छेड़ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो उसकी टाइमिंग छेड़ रहा है। तो उससे आप इसको अपनी साउंड को, जो मोनो साउंड है, उसको वाइड बना सकते हो यूजिंग दिस डायमेंशन। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की, डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन इफेक्ट तो सबको पता होगा, और नहीं पता तो बेसिकली हार्मोनिक्स ऐड करता है। अगर मैं एक साइन वेव प्ले कर दूं यहाँ पे, तो उसमें देखो सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बट जैसे मैं इसमें डिस्टॉर्शन ऐड करूँगा यहाँ से ड्राइव से, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज ऐड होगी, हार्मोनिक्स ऐड हो गए। तो हम डिस्टॉर्शन से उस साउंड में हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको थोड़ा ब्राइट, उसको थोड़ा क्रंची बनाने के लिए, या आप अपनी साउंड्स पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन है। ट्यूब, सॉफ्ट क्लिप, हार्ड, डायोड, डायोड वन, ये सारे के सारे ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन है जो आप यूज़ करते हो। जैसे लाइक ट्यूब को सुनो आप, एक अलग इफेक्ट है। आप डायोड 2 को सुनो, एक थोड़ी अलग सी साउंड है। आप डाउन सैम्पल को सुनो, बिल्कुल डाउन सैम्पलिंग जैसे डिस्टॉर्शन कर रहा है, अलग ही साउंड है। और इसको सुनो, इसकी बिल्कुल अलग ही साउंड कर दी इसने। तो सारे ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन आप इस साथ खेल के देख सकते हो कि आपको क्या टेस्ट पसंद आ रहा है, और आप नोट डाउन कर सकते हो मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे साउंड के हिसाब से। तो अभी बस एक एक्स शेपर और एक्स शेपर ASYM की बात करते हैं। एक्स शेपर क्या हमें अलाउ करते हैं, हम अपनी डिस्टॉर्शन शेप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम A शेप बना सकते हैं और B शेप बना सकते हैं। और ये अगर ड्राइव नॉब आप देखोगे, तो जब हम एक्स शेपर यूज़ करते हैं तो लेफ्ट विल बी द ए वाला, ये वाला एडिट जो भी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, और राइट विल बी जो हम बी में करेंगे। और अगर हम सेंटर में रखते हैं तो दोनों का मिक्सचर सा यूज़ होगा। जैसे अभी देखो मैं ए में कुछ बहुत अजीबोगरीब ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ भी डिस्टॉर्शन शेप, और ड्राइव को मूव करता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो देखो मेरी डिस्टॉर्शन शेप बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ हो गई यहाँ पे। बट अगर मैं इसको राइट करूँगा तो देख रहे हो वो एकदम स्मूथ है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन पॉइंट बनाया नहीं बी के अंदर, शेप बी में। इसके अंदर भी अगर मैं बना दूंगा तो देखो मैं इसके अंदर सिंपल सी बना देता हूँ, देखो इसमें आ गई शेप। तो ये बी वाली है एंड ये ए वाली है, और आप बीच में इसके स्वीप भी कर सकते हो कि आपको दोनों का मिक्सचर चाहिए या नहीं चाहिए। इसी तरह आप खेल सकते हो। यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप की ASYM है, जिसमें वो और ज़्यादा ऑल्टर करते हैं हमारी डिस्टॉर्शन शेप को। और आप यहाँ पे साइन, शेपर, स्टॉर्म, टेप, इनको ट्राई करके देख सकते हो कि क्या सूट कर रहा है। ये समझाने से ज़्यादा थोड़ा सुन के आपको पता लगेगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी नहीं तो इस टॉपिक पे तो कौन सा कितने हार्मोनिक्स करता है पूरे दिन बात करी जा सकती है। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारी एक EQ है। तो अभी ये ऑफ है, तो ये बिल्कुल भी हम बस इसको मूव करें, बट ये कुछ काम नहीं कर रहा। तो अब प्री बेसिकली क्या है, हमारी साउंड डिस्टॉर्ट होने से पहले भी आपको EQ दे दिया और आप उससे ऑल्टर कर सकते हो। मैं एक साउंड प्ले करता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी है, मतलब मैंने अभी डिस्टॉर्शन हटा दी। अब मैंने इसके अंदर ये मिक्स फुल करता हूँ और अभी डिस्टॉर्शन ऐड करता हूँ, और आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने ड्राइव कम कर दिया ताकि डिस्टॉर्शन काम ना करे, बट देखो इसका EQ आप यूज़ कर सकते हो। LP मतलब लो पास, BP मतलब बैंड पास, एंड HP मतलब हाई पास। और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो अपनी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से आप चूज़ करते हो कि आपको रेजोनेंस कितनी चाहिए। तो साउंड आएगी डिस्टॉर्शन प्लगइन में, सबसे पहले जाएगी EQ में, और उसके बाद वो जाएगी हमारे डिस्टॉर्शन वाले यूनिट में। इस तरह काम करेगा, 1 इस पे या 2 इस पे। और एक बार इसको करके भी देखते हैं। मैंने इसके बिल्कुल हाइज हटा दिए, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज हैं मेरे पास, और इसको डिस्टॉर्ट करते हैं। कोई हार्श प्रीसेट लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है, हमारी साउंड पहले EQ हो रही है, उसके बाद डिस्टॉर्ट हो रही है। और अगर आप पोस्ट कर देते हो तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी साउंड डिस्टॉर्ट होगी और उसके बाद उस पर EQ लगेगा। अब EQ एंड में आएगा, और एक बार इसको सुन के देखते हैं। तो डिस्टॉर्शन फुल है, डायोड 1 ही लगा हुआ है।
बट अब डिस्टॉर्शन होने के बाद EQ लग रहा है, पोस्ट पे है। तो यहाँ से आप उसको ऑल्टर कर सकते हो अपने फ्लेवर के हिसाब से कि आपको पहले एक EQ चाहिए, फिर डिस्टॉर्शन चाहिए, पहले डिस्टॉर्शन चाहिए, फिर उसको थोड़ा सा EQ करना है। तो ना हम समझते हैं फेज़र और फ्लैंजर क्या है, और इसमें से हम फेज़र को ही समझेंगे तो आपको फ्लैंजर खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों के पैरामीटर काफ़ी हद तक सेम ही है। जस्ट फेज़र में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी का, बाकी दोनों एकदम सेम है, बस थोड़ा टेक्सचर का फ़र्क है, बाकी काफ़ी हद तक सेम काम करते हैं। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। तो फेज़र से एक बार अपनी साउंड को पास करा के देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। ये थी हमारी नॉर्मल साउंड और ये फेज़र से होके आ रही है। तो आपने देखा इसने हमारे हार्मोनिक्स को कहीं जगह डिप दे दी, कहीं जगह बूस्ट दे दिया, कहीं जगह डिप दे दी, कहीं जगह बूस्ट दे दिया, फिर एकदम से डिप बूस्ट डिप बूस्ट डिप बूस्ट। बेसिकली फेजिंग की हेल्प से ये हमारी कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी, कहीं ना कहीं हार्मोनिक्स को बूस्ट कर रहा है और कहीं जगह कट कर रहा है फेजिंग की हेल्प से, तब इसका नाम फेज़र है। अब इसके अंदर हर एक नॉब क्या करती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी नॉब की। तो बेसिकली आप ये जो बूस्ट कट हो रहा है, ये कहाँ से शुरुआत कहाँ से करना चाहते हो इस चीज़ की, वो आप फ्रिक्वेंसी नॉब से ऑल्टर कर सकते हो। सबसे पहले हम करके भी देखते हैं। देखो अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी सेट कर देता हूँ तो लो फ्रिक्वेंसीज पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, अगर मैं इसको हाई कर देता हूँ तो वो हाई फ्रिक्वेंसीज पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्वेंसी से आप चूज़ कर सकते हो कि फेजिंग वाला इफेक्ट किस एरिया में लगे। तो अब डेप्थ नॉब क्या करती है ये बात करते हैं। तो हमने फ्रिक्वेंसी से चूज़ कर लिया कि लेट्स सपोज हमारी 1264 हर्ट्ज से ये फेजिंग होनी चालू हो जाएगी यहाँ कहीं से। तो अब डेप्थ नॉब क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो हमने फ्रिक्वेंसी नॉब से चूज़ करी उसके आगे एक छोटी सी रेंज बनाएगा। लेट्स सपोज इतनी सी रेंज, जितनी आप बढ़ाओगे उतनी बड़ी रेंज बनाएगा, जितना आप डेप्थ छोटा रखोगे तो उतनी छोटी सी रेंज बनाएगा, और उसके अंदर आप मूव कर सकते हो यूजिंग दिस रेट नॉब। तो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डेप्थ से एक वो रेंज बनाएगा इतनी बड़ी या छोटी, जितना भी आप डेप्थ बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बड़ी बनाएगा, और जितनी ज़्यादा डेप्थ कम रखोगे उतनी छोटी रेंज बनाएगा, और उसके बीच में साउंड ऐसे ऐसे मूव करे, वो हम रेट से डिसाइड कर सकते हैं कितना फास्ट मूव करे। अब हम ये करके भी देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको होल्ड से हटाता हूँ, हम डेप्थ नॉब को बहुत मीडियम तक ही रखते हैं अभी 30% तक। अब मैं रेट नॉब को इंक्रीज़ करता हूँ, तो क्या हो रहा है हमारी फ्रिक्वेंसीज में मूव कर रही है। अब उस रेंज को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, और बहुत आगे जा रही है, वापस अपने पोजीशन पे आ रही है, और वो कितनी स्पीड में हो रही है वो रेट से डिसाइड कर सकते हैं हम। तो अब तो बहुत बिल्कुल हो ही नहीं रही क्योंकि रेट 0-0 है। और उसकी रेंज हम डिसाइड कर सकते हैं डेप्थ से, और अगर डेप्थ को कम कर देते तो कम रेंज हो जाएगी। देखो ज़्यादा मूव नहीं कर रही वो हाई रेट होने के बावजूद भी। तो आपको समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम सेट कर रहे हैं कि हमें कहाँ से फेजिंग चाहिए, उसके बाद डेप्थ एक रेंज, और रेट उसके बीच में जो फेजर काम कर रहा है वो कितनी जल्दी जल्दी आगे पीछे मूव करे। तो अब फीडबैक नॉब को इंक्रीज़ करता हूँ और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा फीडबैक क्या कर रहा है। अब फेजिंग का जो कॉन्सेप्ट लगता है तो हमारी कहीं फ्रीक्वेंसीज बूस्ट हो रही है, कहीं कट रही है, कहीं बूस्ट हो रही है, कहीं कट रही है। तो अगर ये जो बूस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा शार्प हो तो कई बार हम EQ में रेजोनेंस यूज़ करते हैं, और जब हम उसको बहुत ज़्यादा स्टीप कर देते हैं तो एक रिंगिंग इफेक्ट आने लग जाता है। तो अगर मैं फीडबैक को बढ़ा दूंगा तो पर्टिकुलर कहीं कहीं फ्रीक्वेंसीज पे हमारी बहुत ज़्यादा रिंगिंग इफेक्ट आएगा। पर सुन के देखते हैं इसको। लग रहा है जादू आने वाला है। तो आपको फीडबैक, फ्रीक्वेंसी, डेप्थ और रेट समझ में आ गया होगा। तो अब ये फेज़ नॉब क्या करती है, अगर आप इसको सेंटर में रखते हो एकदम 180 डिग्री पे, तो जो फेजिंग हमारी लेफ़्ट स्पीकर या फिर लेफ़्ट ईयरफोन्स में अप्लाई हो रही है और या फिर राइट स्पीकर या राइट स्पीकर में अप्लाई हो रही है, उसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है। तो हमारी साउंड अगर आप कोरिलेशन मीटर में भी देखोगे तो मोनो नहीं रहती, हल्की सी स्टीरियो रहती है वो। बट अगर हम फेज़र को या तो हम 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री पे रखते हो, एग्जैक्ट मोनो साउंड हो जाती है वो। देखो आपको सुन के भी फ़र्क पता लगेगा। और आप मिक्स नॉब से चूज़ कर सकते हो कि आपको ये इफेक्ट कितना अप्लाई करना है।
और जो BPM बटन है वो बस इस रेट को आप देखो मूव करोगे तो वो सिंक में रहेगा आपके टेम्पो से, अब वो हर्ट्स की वैल्यू में नहीं रहेगा। और ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, अगर आपने LFO वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप बिगनिंग से ही सारी वीडियो देखो। अगर आपने हमारे चैनल को बीच किसी वीडियो से डिस्कवर करा है तो आप सीरम की पहली वीडियो से लेक्चर 1 से शुरू करो, तो आपको हर एक चीज़ सेंस बनाएगी। तो कोरस प्लगइन क्या करता है, आपकी जो साउंड आ रही होती है सिंगल साउंड, उसको लेता है, उसकी एक कॉपीज़ बनाता है। जैसे इसमें 2 कॉपीज़ बना रहा है, वैसे ही मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। आपके डिपेंड करता है आप कौन सा कोरस यूज़ कर रहे हो, कहीं में वो 3 से 4 कॉपीज़ तक बना लेता है। तो कॉपीज़ बना के ना उसको डीट्यून करता है हल्का सा। अब यही फंडा हाइपर डायमेंशन भी कुछ इसी तरह काम करता है। और जो हमारे ऑसिलेटर के अंदर हम ये सब जो कर रहे थे, यूनिसन और डीट्यून, ये भी काइंड ऑफ हम कोरस इफेक्ट ही बना रहे होते हैं। तो एक कोरस इफेक्ट बनाने के लिए एक प्लगइन भी आता है कोरस, जिससे आप वही चीज़ कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स क्योंकि प्लगइन दूसरा है तो थोड़ा टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो ये कोरस प्लगइन काफ़ी अच्छा है, जितने भी लोग ट्रैप लीड्स बनाना चाहते हैं या फिर साउंड डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं बट थोड़ी डिफरेंट सी एलियन टाइप, या फिर स्पेशली मैं डबस्टेप में देखा बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ ले रहे होते हैं, या फिर ट्रैप में भी, मैंने हाइब्रिड ट्रैप में। तो हम बात करते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डिले 1 और डिले 2 बताऊं, तो इसकी जो साउंड की हमारी जो तो कॉपीज़ बना रहा है ना, वो कितना डिले करे हमारी ओरिजिनल साउंड से, इसको खेल के देखते हैं। इसको पता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कैसे करते, उससे ज़्यादा आपको साउंड टेक्सचर पे ध्यान दे के इसको यूज़ करना होगा। जैसे हम कंप्रेसर और EQ जिस तरह समझते हैं ना, वो मिक्सिंग के टूल्स हैं। ये ऐसे टूल्स हैं, फेज़र, कोरस, आपको साउंड टेक्सचर देने का काम करेंगे। ये आपके मिक्स नहीं सुधारते, ये आपको एक क्रिएटिव टूल्स हैं। ये इसको आप मिक्स अपने गानों में यूज़ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यूज़ करके मे भी कुछ नई चीज़ बना सकते हो। तो एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं। तो आपको डेप्थ नॉब यहाँ क्या कर रही है, आप कोरस इफेक्ट को कितना ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हो वो है यहाँ पे। और डेप्थ नॉब जब आप अप्लाई करते हो तो आपको खुद ही सुनाई देने लग जाएगा कि अभी कोरस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा, बट अब एकदम से कोरस वाला इफेक्ट हैपन होने लग गया। अब वो कोरस वाला इफेक्ट कितना फास्ट मूव करेगा, जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था फेजर में, वो कितना फास्ट मूव करेगा वो रेट डिसाइड करता है। देखो रेट को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, डेप्थ को थोड़ा बढ़ा के। तो एक मूवमेंट से ऐड कर रहा है रेट, जो कि हम डेप्थ से जो भी वैल्यू सेट कर रहे हैं उसके अराउंड उन कॉपीज़ को फिर वो मूव करवा रहा है। इससे एक कोरस वाली फील से आ रही है और एक मूवमेंट से भी आ रही है रेट की वजह से। और आप BPM से उसको यहाँ पे आप बार्स पे सेट भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हर्ट्स। अब ये फीडबैक नॉब क्या करती है, जो भी आपने डेप्थ से इफेक्ट लगाया कोरस का, उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हो तो आप फीडबैक नॉब यूज़ कर सकते हो। एक रिंगिंग सा इफेक्ट ले आया और एक्सेसिव में कोरस को अप्लाई कर दिया, और वो रिंगिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है कई बार। तो डिले नॉब क्या करती है, बेसिकली जो आपकी कॉपीज़ बन रही है उसको आप मिली सेकेंड से डिले भी कर सकते हो कि वो ओरिजिनल साउंड से कितना ज़्यादा डिले में रहे, तो वो एक अलग टेक्सचर सा देती है। और LPF क्या है, ये लो पास फिल्टर है। अगर मैं इसको अप कर दूंगा तो सारी फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो गया, और इसको जैसे मैं नीचे लेके चले जाता हूँ तो क्या हो रहा है, जो भी कोरस इफेक्ट था उस पर एक लो पास फिल्टर लग गया। और जैसे मैं इसको फुल कर देता हूँ तो फुल ओपन है, हर एक चीज़ पास हो पा रही है कोरस में से। तो बेसिकली EQ है जो कोरस की हायर फ्रीक्वेंसीज को कट कर देता है अगर आप इसको नीचे लेके चले जाते हो तो। और अगर आप फुल रखते हो तो बिल्कुल वो नॉर्मल काम करता है। और मिक्स नॉब से आप पैरेलली कोरस को यूज़ कर सकते हो कि आप कितना अपने साउंड में, ओरिजिनल साउंड में आपको ये इफेक्ट ब्लेंड इन करना है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की, डिले। अब ये वाला मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी लोग ये यूज़ ही करते होंगे। स्टिल मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। ये आपके साउंड को लेता है और उसको थोड़ा सा डिले डालता है। और डिले या एको इफेक्ट हम सब ने सुना हुआ है, हम सब पहाड़ों पे गए और वहाँ से छलांग नहीं लगाई, पर हम वहाँ पे जाके हेलो हेलो ज़रूर बोले। तो वहाँ से हमें समझ में आ गया ये काम कैसे करता है। तो मैं डिले प्लगइन ऑन करता हूँ, अपनी साउंड को प्ले करता हूँ, तो देखा आपने उसकी कॉपी बन रही थी जो कि सिंक में डिले होके आ रही है। और वो कितनी देर तक आती रहेगी वो हमारी फीडबैक नॉब डिसाइड करती है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूंगा फुल,
देखो फीडबैक करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, बहुत ही धीरे धीरे डाई आउट होगी। बट अगर मैं फीडबैक नॉब को 0 कर देता हूँ तो बस एक ही कॉपी बार प्ले होगी, ख़त्म। तो बेसिकली आप अपनी डिले या एको के अंदर कितना ज़्यादा वो रिपीटेशन चाहते हो, कितना ज़्यादा फीडबैक चाहते हो। अब ये सेक्शन क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने डिलेस को ऑल्टर कर सको कि वो कितनी देर, एक 1/4 बार के बाद वो डिले रिपीट हो या 1.5 बार के बाद वो रिपीट हो। जैसे अब मैं इसको लिंक ऑन कर देता हूँ, तो लिंक ऑन बटन से क्या होगा, जब मैं इसको मूव करूँगा अपनी लेफ्ट डिले को, ताकि दोनों सिंक में आ जाओ। जब भी मैं एक को मूव करूँगा तो दूसरी अपने आप मूव होगी। तो अब डिले सेट करते हैं इसमें। देखो इसमें आप डिले की स्पीड चूज़ कर सकते हो, इसमें काफ़ी स्लो है थोड़ी, इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अब 1/8 पे है तो फटाफट फटाफट डिले आ रही है। आप किसी भी डिले को ऑफ सेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, लेफ़्ट डिले थोड़ा सा लेट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू राइट डिले में, तो एक ऑफ सेट आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। अब BPM नॉब क्या अलाउ करती है आपको कि आपकी जो डिले आ रही है वो आपकी टेम्पो के सिंक में आए। अगर आप चाहते हो टेम्पो के सिंक में नहीं आए तो आप इसको बंद कर सकते हो और आपको यहाँ पे नॉर्मल मिली सेकेंड्स में आने लग जाएगा टाइम, ये आप देख सकते हो। बट BPM ऑन करने से वो आपके टेम्पो के सिंक में रहता है हमेशा। अब हम बात करते हैं ये क्या है। ये बस एक नॉर्मल एक EQ है जहाँ से आप एक फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हो और अपने बैंड को वाइड या फिर काफ़ी नैरो कर सकते हो कि जो डिले बन रही है उन डिलेज पे ये EQ लगा होगा, ओरिजिनल साउंड पे नहीं, जो डिले बन रही है। एक बार सुन के देखते हैं। देखो मिड फ्रीक्वेंसीज में ही है, इसको लो पे ले आते हैं। अब सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगी। अब हाई पे ले आते हैं तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज पे डिले सुनाई देगी। काइंड ऑफ एक EQ है। अब ये 3 ऑप्शन क्या है, ये आपकी डिले टाइप के मोड्स हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, पिंग पोंग मतलब लेफ्ट राइट, डिले मतलब जैसे जैसे मैं इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा उस हिसाब से डिले आएगी। जैसे अगर मैं 2 टाइम क्लिक करता हूँ इसमें कीबोर्ड पे, देखो डिले भी वैसे आई है। और अगर मैं इसको देखो 3 टाइम हिट करता हूँ, मैं कीबोर्ड पे 4 टाइम हिट करता हूँ, तो उस हिसाब से डिले वर्क करेगी जिस हिसाब से मैं कीबोर्ड पे या फिर अपने मिडी कीबोर्ड पे टैप इन कर रहा हूँ। तो अब कंप्रेसर की बात करते हैं। तो कंप्रेसर के अंदर सबसे पहले एक थ्रेशोल्ड नॉब होती है जो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कब ये वाला इफेक्ट कंप्रेशन अप्लाई करनी है। अगर मैंने -50 पे सेट कर दिया तो जैसे ही मेरी साउंड -50 dB के ऊपर जाएगी तभी ही कंप्रेशन अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसको -7 पे रख देता हूँ तो मेरी साउंड यहाँ तक हिट ही नहीं हो रही, तो कंप्रेशन अप्लाई ही नहीं होगा। अब रेशो क्या होता है, बेसिकली आप कितना हार्ड कंप्रेस करना चाहते हो अपने साउंड को। कंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बिगनर है, उनको ये नहीं पता कंप्रेशन क्या होता है, तो बेसिकली आपकी वॉल्यूम को रिड्यूस करता है ऑटोमेटिकली। एक रोबोट है जो आपकी वॉल्यूम को रिड्यूस करता है और आपने उसको एक कॉन्फ़िगरेशन बता रखी है कि जैसे इतने इतने लेवल से ऊपर जाएगा तो इतनी स्पीड से उसको डक करनी है अपनी साउंड को। तो रेशो क्या होता है, आप उस साउंड को कितना हार्ड डक करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो, आपने -7.6 सेट कर रखा है और इससे कोई भी साउंड ऊपर जाती है, तो जब उसको कंप्रेस करेगा तो एग्जैक्ट -7.6 की वैल्यू पे नहीं लेके आएगा, वो तभी लेके आएगा एग्जैक्ट -6.7 की वैल्यू पे जब वो एक लिमिटर बन जाएगा, जब मैं रेशो को बहुत ज़्यादा हार्ड कर दूंगा। अगर मैं उसको थोड़ा भी सॉफ्ट रखता हूँ तो वो -7.6 की जस्ट क्लोज लाने की कोशिश करेगा, -7.6 पे एग्जैक्ट नहीं रोक के रखेगा उसको। अटैक मतलब वो कंप्रेशन कितनी जल्दी हैपन होगा, रिलीज़ मतलब वो कंप्रेशन होने के बाद कंप्रेसर ऑफ होने में कितना टाइम लेगा। गेन मीन्स हाउ मच मेकअप गेन यू वांट टू ऐड इन योर साउंड, क्योंकि जब हम कंप्रेशन करते हैं तो हमारी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है साउंड की, तो आप गेन से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो। और आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले भी दिख जाती है जहाँ से आप कंप्रेशन देख सकते हो। अब व्हाट इज़ दिस मल्टी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक OTT कंप्रेसर, जिसको पता है, ये वैसी सी रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये बेसिकली मल्टी बैंड कंप्रेसर है जो कि आपके साउंड को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करता है और ऊपर से नीचे की तरफ पुश करता है, और इसी तरह हमारा OTT कंप्रेसर भी वर्क करता है। तो बस आपको यही समझना है, ये नॉर्मल एक कंप्रेसर है और इसमें एज सच कुछ डिफरेंट नहीं है बताने के लिए। सारे नॉब आपने यूज़ करे ही होंगे अगर आप बेसिक प्रोडक्शन करते हो तो रिवर्ब के अंदर हमारे पास 2 स्टाइल्स हैं, एक प्लेट रिवर्ब, एक हॉल रिवर्ब। तो
अब लोग सोच रहे होंगे यार ये प्लेट और हॉल क्या होता है। तो काफ़ी टाइम पहले ऐसे रिवर्ब प्लगइन्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े हॉल बनाते थे और उसके अंदर जाके अपनी रिकॉर्डिंग करते थे और फिर रिवर्ब को कैप्चर करते थे। ऐसी प्लेट मतलब लिटरली स्टील की प्लेट्स, या फिर मैंने कई बार स्प्रिंग रिवर्ब्स भी देखे हैं जो कि स्प्रिंग या प्लेट्स को यूज़ करके रिवर्ब का इफेक्ट जनरेट करा जाता था काफ़ी पहले। और दोनों की हॉल और प्लेट रिवर्ब की टोनैलिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ रिवर्ब यू वांट इन योर साउंड। तो मैंने प्लेट रिवर्ब चूज़ कर लिया और उसके अंदर सबसे पहले आता है साइज़। तो इसको ऑल्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पे साइज़ क्या कर रहा है बेसिकली कि हमारी रिवर्ब कितनी शॉर्ट हो या फिर कितनी लॉन्ग हो। तो रूम के साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो। अगर हमारा बड़ा रूम होगा तो काफ़ी देर तक हमारी रिवर्ब चलती रहेगी, और अगर रूम छोटा होगा तो फटाफट से रिवर्ब डाई आउट हो जाएगी। तो अब प्री डिले क्या है, जैसे ही मैंने नोट हिट कर लिया और रिवर्ब लगी, तो रिवर्ब को कितना टाइम लगेगा इंट्रोड्यूस होने में। जैसे अगर मैं इसको अभी जस्ट 10 मिली सेकेंड्स कर देता हूँ, तो आप सुनना, ओरिजिनल साउंड आई और आपको एकदम से रिवर्ब सुनाई देने लगी है। बट अगर मैं प्री डिले को 250 मिली सेकेंड्स कर देता हूँ, तो मैं ओरिजिनल साउंड प्ले करूँगा और रिवर्ब के बीच में आपको हल्का सा डिफरेंस दिखेगा। आपने नोटिस करा? अरे मैंने नोट हिट करी और उसका कुछ टाइम बाद रिवर्ब आई, उसको बोलते हैं प्री डिले। ये लो कट हाई कट एक EQ है जो आप अपने रिवर्ब पे लगा सकते हो। इफ़ यू वांट आपकी रिवर्ब से हल्के से लोज हट जाएं तो आप ये लगा सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि आपकी रिवर्ब से हाइस कट जाएं तो आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डार्क वाइब के लिए काफ़ी अच्छा है। अब डैम्प बेसिकली क्या है कि आपकी जो रिवर्ब टेल है वो कितनी जल्दी डैम्प हो जाएगी। रिवर्ब टेल प्ले हुई और एकदम से ख़त्म। अब बट डैम्पिंग जितनी कम रखेंगे हम, उतनी रिवर्ब चलती रहेगी। अब विड्थ बेसिकली क्या कंट्रोल करता है कि हमारी जो रिवर्ब है वो मोनो में रहेगी या फिर स्टीरियो में। जब मैं 100% रखूँगा तो फुल स्टीरियो, 0% रखूँगा तो फुल मोनो, और बीच में आप टॉगल कर सकते हो स्वीट स्पॉट्स। और जब मैं हॉल पे जाऊँगा तो थोड़े बहुत बटन ना चेंज हो जाते हैं, डिके इंट्रोड्यूस हो जाता है और स्पिन और डेप्थ आ जाते हैं। तो डिके बेसिकली क्या है, आपके जो रिवर्ब है उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैंने इसको 12 सेकंड्स रखा हो तो 12 सेकंड्स तक रिवर्ब प्ले होती रहेगी। बट अगर मैं डिके को शॉर्ट कर देता हूँ तो अब सिर्फ मेरी 2.6 सेकंड्स तक ही रिवर्ब प्ले होगी और उसके बाद रिवर्ब ख़त्म। तो इन शॉर्ट डिके मतलब आपके रिवर्ब कितनी जल्दी डाई आउट हो जाएगी, और उसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हो 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी या फिर 11 सेकंड या 12 सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगी। और स्पिन और डेप्थ क्या एक रैंडमनेस देता है आपकी रिवर्ब को, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट अ स्मूथ रिवर्ब। उसके अंदर एक अबनॉर्मलिटी से जाता है आप स्पिन और डेप्थ, तो आप स्पिन और स्पिन डेप्थ के साथ खेल सकते हो। आप फ्रीक्वेंसी से, तो EQ के अंदर काफ़ी सिंपल कंट्रोल्स हैं। आप फ्रीक्वेंसी नॉब से चूज़ करते हो। लेट्स सपोज अगर मैं लो कट ऑप्शन चूज़ करूँ तो आप चूज़ कर सकते हो आप किस फ्रीक्वेंसी से लो कट करना चाहते हो। या फिर अगर मैं पीक चूज़ करूँ, तो अगर मैं Q को इंट्रोड्यूस करूँ और गेन बढ़ाऊँ, तो आप चूज़ कर सकते हो Q से कि कितनी बैंडविड्थ हो, कितना नैरो या कितना वाइड हो, और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हो, और कितना गेन हो, नेगेटिव में हो, नॉच या एक पीक हो। और ये लास्ट है हमारा लो शेल्फ। तो लो शेल्फ से आप देखोगे एक लो की तरफ एक गेन सा उठ गया है। और अब इधर से भी सेम कंट्रोल्स को कर सकते हो, बट यहाँ पे हाई कट है, हाई शेल्फ है, और सेम एक इस तरह का और पीक का ऑप्शन है आपके पास, और सेम वैसे ही यहाँ पे भी कंट्रोल्स हैं। ये काफ़ी इजी कंट्रोल्स, आप खेलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है फ़िल्टर का, और फिल्टर में सारे ऑप्शंस, हमने एक वीडियो थी फ़िल्टर की जो यहाँ पे हमने कवर करा है, और ये सारे के सारे सेम पैरामीटर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो जिसको नहीं पता वो हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो जाके देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है फ़िल्टर। और जस्ट सेम उसकी कॉपी पेस्ट यहाँ पे लगा रखी है, बस यहाँ पे एक पिच ट्रैकिंग मोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बाकी एग्जैक्ट सेम है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है और इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, और
इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि इफ़ेक्ट्स ऐसे याद नहीं रहेंगे। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी साउंड आपके फ्लेवर के हिसाब से आपको क्या क्या इफ़ेक्ट यूज़ करने चाहिए। या फिर कभी कभी आप डिफरेंट इफ़ेक्ट यूज़ करो, जैसे फेज़र, फ्लैंजर या कोरस, जो आपने कभी यूज़ नहीं करा कोई डिफरेंट साउंड बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।